अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पासबान की जानिब से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया को 41वीं नशस्त में खुशामदीद। गुज़श्ता मौजू के तसलसल में आज दूसरी नशस्त मुनक़द की जा रही है। हम बुनियादी नुकात को बखूबी समझ पा चुके हैं और अब रियासती लेवल पर इसके मुज़मरात का जायज़ा लेंगे। सामीन, आइए अपने मोहतरम मेहमान स्पीकर जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह अंसारी साहब को दावत समा दें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं अपने सारे साथियों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। आज मुसलसल चौथा दिन है, शदीद बुखार से गुजरा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी है, लेकिन अभी भी अजीब सी कैफियत हो रही है। एकदम बहुत सर्दी लग रही है, एकदम गर्मी लग रही है, यानी इसी कैफियत में अभी भी चल रहा हूँ। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत दे मुझे। आमीन। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जिस मौजू पे मुझे आज बात करने के लिए कहा गया है वो वही है जिस पे हमने पिछली नशिस्त में भी बात की थी, और उस वक्त मैंने इस मौजू को थोड़ा सा एक इब्तदाई हिस्से के तौर के ऊपर उसमें एक तब्दीली की थी कि पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि जो मालियाती निज़ाम होता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है या इकोनॉमिक सिस्टम होता है, तो वो एक्चुअली उसमें इस्लामिक या एंटी इस्लामिक, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल्स का क्या रोल है। इकोनॉमी की बात तो डेफिनेटली आगे चल के आती है, पूरे मुआशरे की बात या पूरी सोसाइटी की बात। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पिछली नशिस्त में कोशिश की इस बात को समझें कि किसी भी सोसाइटी के अंदर इनफरादी तौर के ऊपर जो हमारा रोल होता है वो क्या है और क्या होना चाहिए। मैं साथ में स्क्रीन भी ज़रा शेयर कर लूँ, हमेशा भूल जाता हूँ शेयर। आज हम वहीं से बात का आगाज करेंगे जहाँ हमें लास्ट में बात हो रही थी, और लास्ट टाइम हम बात करते थे यहाँ तक पहुँचे थे कि इनफरादी तौर के ऊपर हमारा रोल है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? जी नजर आ रही है। जी आ रही है। नज़र आ रही है, बस ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम हमने जो बात वही छोड़ी थी कि इंडिविजुअल्स का किसी सोसाइटी या इकोनॉमी में रोल क्या होता है। इससे पहले ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि किस सोसाइटी या इकोनॉमी कहते किसे हैं। देखिए, सोसाइटी को उर्दू में मुआशरत या मुआशरा और इकोनॉमी को मईशत कहते हैं। दरअसल ये एक ही लफ्ज़ के दो हिस्से हैं, या यूँ समझ लीजिए एक ही तस्वीर के दो रुख होते हैं।
कि जिसमें किसी कोई भी मुआशरा जो है, कोई भी सोसाइटी जो है, जब उसके अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, जब वहाँ पे मालियाती लेन देन आपस में किया जाता है, जिसके लिए हमने पिछले लेक्चर में भी ये समझने की कोशिश की कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका ताल्लुक माल के साथ ना हो, जिसका ताल्लुक पैसे के साथ ना हो। तो ये तमाम एक्टिविटीज हर सोसाइटी के अंदर या दूसरे अल्फाज में कहें कि हर इकोनॉमी के अंदर जनरेट होती हैं, और ये तमाम की तमाम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसको हम इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इंडिविजुअल्स का रोल अब इस तरह होगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुआशरा जो होता है वो अफराद से बनता है, और अफराद जमा है फर्द की। तो इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल्स बनते हैं, और फिर वहीं से सोसाइटी जनरेट होती है। सोसाइटी इटसेल्फ कुछ नहीं होती, सोसाइटी कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, तो वही सब मिलके सोसाइटी बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी सोसाइटी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को चेक करते हैं। एज ए रिसर्चर भी अगर आप बात करें, तो जब भी किसी सोसाइटी को चेक किया जाता है, तो पूरी सोसाइटी को ओवरऑल चेक नहीं किया जाता, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरे का पूरा मुआशरा या पूरी की पूरी मईशत किसी भी जगह की वो एक जैसी होती, कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, ये मुमकिन नहीं होता। उसके अंदर वेरिएशंस और डिविएशंस लाजमी होती हैं। लिहाजा उन तमाम चीजों को चेक करने के लिए इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स का ही रोल होता है उस इकोनॉमी को या उस सोसाइटी को जनरेट करने में। तो चूंकि हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं रोल ऑफ इंडिविजुअल्स पे ज्यादा जोर देता हूं हमेशा, कि हम एज अ मुस्लिम, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जिससे भी बात करें और उससे पूछें कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इस्लामिक क्यों नहीं है? तो हर बंदा आपको जवाब यही देगा कि जी ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम थोड़ी है, या ये तो जी सोसाइटी जब सारी की सारी इस्लामिक हो जाएगी तो हम भी हो जाएंगे। अब यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो गवर्नमेंट का काम, चलिए इस हद तक तो मानने की बात है कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो सवाल लोग उठाते हैं कि जी पूरी सोसाइटी जो है ना वो अन इस्लामिक या एंटी इस्लामिक जो है ना वो पैटर्न के ऊपर चल रही है, तो अगर पूरी सोसाइटी ठीक हो जाएगी तो हम भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम कौन है? हम ही तो सोसाइटी का हिस्सा है ना। तो इसलिए सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल्स का रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर वो पूरी की पूरी बात वो हम पिछली लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं कि हमने अपने आप को किस तरह ठीक करना है। अगर हम इनफरादी तौर के ऊपर अपने आप को इस्लामिक करने में कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाए तो ये करोड़ों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। हमें से हर कोई ये चाह रहा होता है कि दूसरा ठीक हो तो फिर मैं हो जाऊं, तो दूसरा अगर नहीं होगा तो क्या हम नहीं होंगे? इसी इंतजार के अंदर हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं। बहरहाल इसके ऊपर काफी लंबी डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुकी हुई है, तो आज हम आगे चलते हैं कि अब आगे होता क्या है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम की मैंने भी बात कर ली आपसे कि मैं माजरत चाहूंगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहेगा सर। इकोनॉमिक सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब, अगर आप किसी पूरे एक मुल्क के लेवल के ऊपर, एक मैक्रो लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपका पूरे का पूरा मुल्क, यानी मुल्क से मुराद अब गवर्नमेंट आ जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स का जो रोल है वो अब पीछे चला गया, अब आ गया मैक्रो लेवल के ऊपर, और मैक्रो लेवल के ऊपर रोल आ गया अब गवर्नमेंट का, क्योंकि मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम को या मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम को वो गवर्नमेंट ने चलाना होता है, जो भी उस टाइम की सिटिंग गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह पाकिस्तान के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को लेके चल रही है, किस तरह पूरे पाकिस्तान के जितना भी मालियाती मामलात हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, कितना रेवेन्यूज हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितनी स्पेंडिंग्स हैं, कितने आपने
रिजर्व्स रखने हैं, कितना आपने जो जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड है, बोरोइंग्स है, लैंडिंग्स है, व्हाटएवर, तो जितनी भी एक्टिविटीज है इनलैंड और इंटरनेशनल, वो सारी की सारी मिलकर कहलाएंगी आपकी इकोनॉमिक सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसमें दो मेथड आ गए आगे फिर कि अब गवर्नमेंट को किस सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए। एक इस्लामिक, वो क्या है हम पिछली लेक्चर में बात कर चुके, और दूसरा एंटी इस्लामिक, यानी जिसे आसान अल्फाज में कैपिटलिज्म कहते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट की चॉइस होती है, या गवर्नमेंट की चॉइस होगी कि वो इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ऑप्ट करती है, इस्लामिक या एंटी इस्लामिक यानी कैपिटलिज्म। पाकिस्तान की अगर हम तारीख की बात करें और ख़ास तौर के ऊपर हमारे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम्स के हवाले से बात करें, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सामने रखना होगा कि जब उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे गोल्स भी थे, और उनके साथी उन गोल्स की वजह से उनके फॉलोअर बने, उनके साथी बने, और फिर उन्होंने बाकायदा उन तमाम गोल्स को एक मंशूर की शक्ल दी, मैनिफेस्टो बनाया, और उसके ऊपर फिर उन्होंने आगे चल के काम करना शुरू किया। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैं आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ चीज, आप खुद भी अगर साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट our father of the nation also made his intentions known that he wanted to implement an Islamic economy for Pakistan. All India Muslim League Council as usual held its annual session in 1944 at Karachi. देखिए 1944 में 1944 में कायद आजम ने अपनी इंटेंशन का इजहार कर दिया था कि मैं पाकिस्तान का, या हम पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस्लामिक रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी बना नहीं है, 47 की बात अभी नहीं हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। हमारे कायद के जहन के अंदर या उनके विजन जो था, या उस वक्त जितने भी कायदीन थे हमारे, ये उन तमाम का मुश्तरका विजन था और वो तमाम इस पे एग्रीड थे। Being confident of the success of the Pakistan movement even that stage, Maulvi Tamizuddin Khan moved a resolution in the council proposing the constitution of an economic planning committee for making plan of the shape of economy that should be in vogue after Pakistan would come into be. तो अब इसी रेजोल्यूशन, इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश की गई, और उसी रेजोल्यूशन में इसी 1944 के सेशन के अंदर एक कमेटी भी बना दी गई कि कमेटी से कहा गया कि भाई आप पूरा एक सिस्टम बनाइए, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बनाइए, कि वो किस तरह होगा, उससे खदोखाल क्या होंगे, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से उसके ऊपर अमल किया जाएगा जब पाकिस्तान बनेगा। देखिए अभी किसी को नहीं पता था कब बनेगा, ये तो 1944 की बात हो रही है, तो उस टाइम तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था। तो 3 साल पहले ही इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, और उसके ऊपर कमेटी बना दी गई, और उन्होंने अपनी जो है वो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस प्लानिंग कमेटी टुक प्लेस ऑन November 5, 1945। देखिए 5 नवंबर 1945 को कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, पाकिस्तान बनने से अगेन तकरीबन 2-2.5 साल पहले। एट द एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली, addressing the inaugural meeting of the planning committee, Quaid-e-Azam stated his preference for an Islamic economic system। और उसकी जो इनॉग्रेटिंग जो उसकी मीटिंग थी, उसके अंदर भी कायद-ए-आज़म ने खुद शिरकत फरमाई, और वहां पर भी आपने जो है वो अपनी प्रेफरेंस बताई कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम चाहते हैं, और इसी मकसद के लिए कमेटी बनाई गई, और इसी मकसद के लिए उनको टास्क दिया गया कि वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, इसको स्टडी करें, इसको देखें। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स शामिल थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी थे, और उनको ये टास्क दिया गया कि वो सब मिलके उसके एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करें। उन्होंने फिर किया। अच्छा, और वो करने के बाद उन्होंने वो फ्रेमवर्क कायद-ए-आज़म को पेश किया, और उसके बाद ये मूवमेंट आगे चलती रही, और 1947 में 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया। अब उसके बाद जो पहला माइलस्टोन आता है हमारी हिस्ट्री के अंदर, वो आता है 1 जुलाई 1948 को। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओपनिंग हुई,
और ये ओपनिंग भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों हुई। उन्होंने इस मौके के ऊपर जो स्पीच की, काफी लंबी स्पीच है, मैंने उसमें से एक छोटा सा एक टुकड़ा आपके लिए मुंतखब किया है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका विजन क्या था और उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक या इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को किस तरह कंपैरेटिवली एनालिसिस किया है, ये आप खुद इसमें देखिएगा। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us, it appears that only a miracle can save it from a disaster that is not facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today a worse mess than ever before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood, and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness, and prosperity of mankind. अब ये पूरी स्पीच नहीं है, तो बहुत लंबी स्पीच है, तो उसमें से मैंने ये चंद लाइनें सेलेक्ट की थी। तो ये स्पीच ही जो है वो पूरी समरी बयान कर रही है, ये चंद लाइनें इस पूरी स्पीच को समराइज कर रही हैं कि जिसमें कायद-ए-आज़म ने जो वेस्ट का जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो कि कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करता है, जिसमें आप खुद फरमा रहे हैं कि वो इंसानों के अंदर फर्क करता है और जस्टिस नहीं करता, और डेफिनेटली अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिस्टम है, अनजस्टिफाइड जो है वो सारे का सारा उसके अंदर वो मेथड्स हैं। तो कायद-ए-आज़म यही फरमाते रहे कि हमारा जो सिस्टम होगा इंशाअल्लाह ताला वो इस्लामिक होगा, और स्टेट बैंक की ओपनिंग के टाइम के ऊपर ही आपने ये स्पीच करके स्टेट बैंक को ही ये टास्क सौंप दिया कि जनाब अली आपने पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको आपने इस्लामिक के ऊपर जो है ना इस्तेवार करना है और इसी के ऊपर आपने इस्टेब्लिश करना है। यहाँ मैं छोटी सी एक बात जरूर बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि बैंकिंग सिस्टम जो है, इस्लामिक के बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं या कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम की, तो मैंने कहा था कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन टूल है, एक छोटा सा। वहां उस लेक्चर में वो बात ठीक थी, क्योंकि वहां बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स की, कि एक इंडिविजुअल के लिए एक इस्लामिक बैंक का होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी तो उसकी जात के ऊपर पड़ेगा, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम चूंकि पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमीज जो होती हैं किसी भी मुल्क की, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, वो थ्रू बैंक्स चलते हैं। उसमें बैंक्स का ऑलमोस्ट 100% जो है ना वो रोल होता है। इसके अलावा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, लेकिन वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कहलाते हैं, जस्ट लाइक बैंक। तो यहाँ पे बैंक जो है अब वो एक मैक्रो एक्टिविटी बन गया, एक मैक्रो यूनिट बन गया, और अब यहाँ चूंकि आज हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम बैंक की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट बैंक अगर कायद-ए-आज़म की स्पीच के तहत वो पहले ही दिन से अगर उसकी बुनियाद इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रख दी जाती, जो कि कुछ भी मुश्किल नहीं था, उसके पीछे वो 3 साल की वो पूरी रिपोर्ट मौजूद थी, पूरी मेहनत मौजूद थी, कमेटी ने तो ऑलरेडी काम कर दिया हुआ था। वो कमेटी तो अपना काम करके, और ये जब ये 1948 में 1 जुलाई को स्टेट बैंक ओपन हुआ है, तो उन्होंने पूरी फाइल जो है वो उस वक्त स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल्स उनको दे दी थी कि जनाब ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है, ये पूरे का पूरा सिस्टम है, इसमें आपने बैंकिंग सिस्टम को किस तरह मैनेज करना है, आपने अपने बाकी मालियाती इदारों को किस तरह मैनेज करना है, ये सारा सिस्टम हमने साथ का फ्रेमवर्क बना के आपको दे दिया है। आपका काम सिर्फ इसके ऊपर अमल करना है, इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे सियासी असरा उसकी रीजंस हैं, चूंकि मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूँ।
अगले इसी साल 1948 में आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद हालात अजीबोगरीब रुख इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मुल्क के अंदर कभी डेमोक्रेसी है और कभी क्या है और कभी क्या है। तो फिर यही हालात चलते हैं, फिर इक़्तिदार जो है ऐसे लोगों के हाथों में आना शुरू हो जाता है कि जिनको ना ये कायद आज़म की स्पीच की परवाह होती है, ना उस विजन और मिशन की परवाह होती है जो पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान हमारे कायदीन ने इख्तियार किया था। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्टोर के अंदर रख के ताला लगा दिया जाता है, और वो पता नहीं आज के डेट के ऊपर वो रिपोर्ट कहाँ है, पता नहीं है भी कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रायोरिटी जब चेंज हो जाती हैं इकोनॉमीज की, जब सोसाइटीज की, जब हुकूमतों की, तो पूरे के पूरे मुआशरे जो है वो तब्दील हो जाया करते हैं। काश के ये प्रायोरिटी चेंज न की जाती, हमारे पास एक गोल्डन चांस था। हम आज भी ये बात करते हैं कि हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया। ठीक है, मान लिया इस्लाम के नाम पर तो हासिल किया, लेकिन उसके बाद इस्लाम कहाँ है, ये हमने से कभी किसी ने नहीं सोचा इसके ऊपर। और उसके लिए डेफिनेटली ये हमारे पास सबसे बेहतरीन मौका, पहला मौका ये था कि हम अपने अगर मालियाती निज़ाम को, अपने माशी निज़ाम को अगर हम इस्लामिक कर लेते, जिसके लिए पूरा फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना दिया गया था, तो आज हमें ये सब कुछ देखना न पड़ता जिसके आज हम शिकार हैं। ना हमें कभी IMF के सामने जाना पड़ता, ना हमें कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता, ना हमें कभी लोन्स लेने पड़ते। ये सब चेंज हो जाता। अच्छा, आज के दौर के अंदर अगर हम ये बात करें तो लोग कहते हैं जी आप कोई ऐसी माफूकल फितरत किस्म की बात कर रहे हैं, कतई ऐसा नहीं है। अगर ये आज से 74 साल पहले ही हो जाता तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होते कि शायद हम दुनिया की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को खुद मदद उनकी करने के काबिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खैर हमने नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी, मैंने बताया कि सियासी रीजंस है, मैं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। करते करते जी 1973 आ जाता है, और 1973 के अंदर पाकिस्तान के सियासतदानों ने एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया कि पहली बार मुल्क का मुत्तफिका आइन जो है वो पेश किया। और वो आइन जो है उसको आज तक जो है वो मौजूद है, और उसे नाम दिया जाता है मुकद्दस आइन का। यानी इंसानों का बनाया हुआ कानून मुकद्दस, और अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ कानून नाउज़ बिल्लाह। अब मैं उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलानी जंग है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के अंदर, उसके अंदर एक आर्टिकल है 38। मुझे नहीं पता आप में से किसी साथी ने इससे पहले ये आर्टिकल का नाम कभी किसी से सुना हो। मैंने कभी नहीं सुना था, ये मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने खुद इसको रिसर्च किया। हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जितने भी सियासतदान होते हैं, आप अक्सर उनकी जुबानों से मुख्तलिफ आर्टिकल्स के नाम सुनते हैं, आर्टिकल फलां, आर्टिकल फलां। यानी हर एक ने अपने अपने मतलब के आर्टिकल याद किए हुए हैं, और वो उसी के धमकियां एक दूसरे को देते रहते हैं, उसी के रेफरेंसेस देते रहते हैं। कम अज कम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी सियासतदान से, हत्ता कि किसी मजहबी सियासी जमात की किसी बंदे से भी, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासी जमातें भी हैं, उनके किसी कायद के मुंह से भी मैंने आज तक कभी आर्टिकल 38 का नाम नहीं सुना। पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल मौजूद भी है कि नहीं। तो ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग के हवाले से है, और उसके अंदर ए से लेके जी तक छोटे छोटे मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं। इसमें सिर्फ एक क्लॉज जो है ना, एक जुमला, वो आप जरा पढ़ लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, वो है एफ, 38 और इसके सब क्लॉज एफ। और उसके अंदर एक जुमला लिख दिया हमारे सियासतदानों ने, इलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। लो जी, इतना बड़ा कानून, कानून कह रहा हूं, इतना बड़ा आइन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पता नहीं उसके अंदर 250-300 कितने आर्टिकल्स हैं, इतने लंबे चौड़े। और उन तमाम आर्टिकल्स के अंदर रिबा के हवाले से, सूद के हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के हवाले से सिर्फ एक लाइन, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अल्फाज, बस, दैट्स ऑल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो टोटल 6 अल्फाज लिखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरी तरह हो सकता है आपने भी
आज तक कभी ये 6 अल्फाज ना सुने हों आर्टिकल 38F के। बहरहाल अब सियासतदानों को इस बात का पता है या नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और इत्तेफाक की बात है कि पिछले हफ्ते मुझे कौमी असेंबली भी जाने का इत्तेफाक हुआ। ज़ाहिर है मुझे विजिटर गैलरी में बैठना पड़ा, एक दोस्त हमारी एक दोस्त उनके साथ गया था। तो वहां पे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने, वो प्राइवेट वो उनका बिल डे था, तो ऐसे ही उनके अपने पर्सनल मैटर्स चल रहे थे, तो उससे थोड़ी सी इसी हवाले से ना, रिबा के हवाले से थोड़ी सी बात की। तो यकीन कीजिए मेरा विजिटर गैलरी में बैठे मेरा जी चाह रहा था कि मैं खड़ा होके वहीं पे तो जोर जोर से बोल के स्पीकर तक अपनी आवाज पहुंचाऊं कि काइंडली आर्टिकल 38F को पढ़िए। मेरा पूरा जी चाह रहा था, लेकिन जारी बात है कि चूंकि वो उसकी रूल्स परमिशन नहीं मुझे देते थे वहां बोलने की, इस तरह से वो तो मसला बन सकता था, इसलिए मैंने मजबूरन खामोशी इख्तियार की। लेकिन अल्लाह गवाह, इस बात का मेरा पूरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं पे विजिटर गैलरी से जो ना वो आवाज बुलंद करूं कि भाइयों इस आर्टिकल को भी जरा देख लो, इसके ऊपर भी कुछ काम कर लो। 1973 से लेके आज तक 50 साल हो गए। आज तक ये आर्टिकल जो है वो किताबों के अंदर दफन है। और इसके ऊपर क्या काम हुआ, चलिए आगे चल के बताते। काम हुआ है, लेकिन क्या हुआ है देखते हैं अभी। सबसे पहले जी इस आर्टिकल के तहत 1978 77 78 में काम शुरू हुआ। क्या काम शुरू हुआ जी कि स्टेप्स फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वर स्टार्टेड। जनरल ज़िया-उल हक मरहूम ने इस आर्टिकल का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम इसको इस्लामिक किया जाएगा। कैसा किया जाएगा जी? The Islamization measures included the elimination of interest from the operations of specialized financial institutions, including HBFC, ICP, and NIT in July 1979, and that of the commercial banks during January 1981 to June 1985. उन्हें कहा जी कि सूद को खत्म किया जाएगा। पहले जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, HBFC, ICP है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, या NIT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो इनके अंदर से तो उन्होंने कहा जी कि जुलाई 79 तक खत्म कर दिया जाएगा। और बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अंदर से जनवरी 81 से जून 85 के दौरान जो है वो खत्म किया जाएगा। इसी के लिए उन्होंने क्या किया जी कि सेपरेट इंटरेस्ट फ्री काउंटर्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए गए, और उनका नाम रखा गया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस अकाउंट्स। एक फॉरेन बैंक उस टाइम पाकिस्तान में काम कर रहा था, बैंक ऑफ ओमान, उसको भी कहा गया, उसने भी बनाया। और बाकी जितने भी पाकिस्तान के बैंक्स थे उन्होंने नफा नुकसान में शराकत का बुनियादी खाता, अगर आपको याद हो, इस नाम से शुरू किया गया था, नफा नुकसान में शराकत का बुनियादी खाता, बेसिक अकाउंट। जुलाई 1982 से बैंकों को इजाजत दी गई कि वो जो है वो लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए वो मुशारका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मुशारका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है। और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो जिसको पैसे चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट का होना भी उसमें लाजमी है, और बैंक भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। बैंक उसको कर्ज नहीं देगा, तो कर्ज देगा तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट लेगा वो सूद बन जाएगा। लिहाजा बैंक उसके साथ मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मुशारका के साथ वो पार्टनर बनेगा, और पार्टनर बनने के बाद वो प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाएगा। तो मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंकों को परमिशन दी गई जुलाई 1 1982 से कि वो लोगों को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या बाकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करें। और इसी तरह अप्रैल 1985 से बाकी जो भी फाइनेंसिंग्स थी इंडिविजुअल्स की, उनको भी इंटरेस्ट फ्री मोड्स के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये चूंकि अर्ली ये सारी एफर्ट्स थी, इनके ऊपर कोई वो जो 1944 वाली रिपोर्ट थी वो तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि वो तो पता नहीं किधर गई। तो ये जो है ये एक बिल्कुल एकदम नए सिरे से काम शुरू किया गया था, और इसके पीछे जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल की रिपोर्ट्स डेफिनेटली इसके पीछे शामिल थी, या उनकी रिकमेंडेशंस भी मौजूद थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। और उनके अंदर बहुत सारे लूप होल्स मौजूद थे। पूरे सिस्टम को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा उसका पूरा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। हत्ता कि
जो एफर्ट्स भी की गई, जिस तरह आज भी जो आज हमारा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, जिस तरह इसके ऊपर भी लोग एतराज उठाते हैं कि जी ये कौन सा इस्लामी, लेकिन अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त ये जो अर्ली एफर्ट्स थी, डेफिनेटली उस टाइम तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि टेक्निकल है, वो अगर मैं यहाँ बयान करूंगा तो फिर वो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है समझना। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो कैसा उसके अंदर जो है ना वो इबहम मौजूद था, जिसकी वजह से लोगों को भी इसके ऊपर बड़ा वो अजीब फीलिंग्स थी कि यार ये क्या है, कि ये इस्लामिक कैसे हो गया ये बैंक। क्योंकि बैंक के बारे में इंप्रेशन लोगों के जहन में यही होता है कि बैंक जो तो सूद के अलावा है हो ही नहीं सकता, आज तक यही इंप्रेशन है। तो बहरहाल ये काम आगे चलता रहा ऐसे ही। इसी तरह 1985 से ही तमाम जो कमर्शियल बैंकिंग जो पाकिस्तान रुपीज की थी वो उनको इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया। कैसे किया गया, मैंने बताया कि वो मैकेनिज्म उसके लिए बनाया गया था, एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म था वो, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था ना वो एक्सेप्टेबल था उसके लिए, शरिया कोर्ट के लिए। इसी की रीजन ये हुई कि कि ये जो सारा प्रोसीजर था जितना अभी तक किया गया था, ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो फेडरल शरिया कोर्ट ने जो है वो नवंबर 1991 में नॉन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया। अब यहां भी सवाल पैदा होता है कि ये जो एक एफर्ट 1977-78 से शुरू की गई थी, 91 तक चली, यानी तकरीबन ये तकरीबन बनता है 12-13 साल का अरसा। इस अरसे के अंदर क्यों उसके ऊपर इतना काम नहीं किया जा सका कि सुप्रीम कोर्ट का जो शरिया फेडरल शरिया कोर्ट है, तो वो जो है इसको जो है वो अन इस्लामिक डिक्लेयर करने जा रही है, क्यों इसके ऊपर इतना काम नहीं किया गया? उसकी भी बहुत सारी रीजन है। डेफिनेटली बीच में गवर्नमेंट्स चेंज हुई, जो अगली हुकूमतें आई वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, उनके अपने मफादात थे। फिर मैं बात वही करूंगा कि सियासी उस पर चली जाती है बात, तो उनके अपने पॉलिटिकल रीजन। मैंने जितनी भी रिसर्च इसके ऊपर आज तक की है, मुझे सिवाय पॉलिटिकल रीजन के और कोई रीजन नजर नहीं आई। किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी कोऑपरेट करने के लिए तैयार थी, सारी की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को इस्लामिक करने के लिए तैयार थी, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने आप को इस्लामिक करने के लिए तैयार थे। लेकिन हुकूमतों की और हुकूमतों के अंदर बैठे हुए अफराद की अपनी जो जाती प्रायोरिटीज थी, उन्होंने इस चीज के ऊपर अमल नहीं होने दिया। ज़ाहिर है कि अपने अपने मफादात होते हैं, अगर वो सारा इस्लामिक हो जाता तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोगों के मफादात जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने ये काम नहीं होने दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने नवंबर 1991 में इस सिस्टम को अन इस्लामिक करार दे दिया। और उसके अंदर भी बहुत से लोगों ने बाकायदा फेडरल शरिया कोर्ट के साथ जाके तो ये केस जो फाइल किया था कि जनाब ये जो सिस्टम इन्होंने गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, ये इस्लामिक है ही नहीं, इसको जस्टिफाई किया जाए कि इस्लामिक है कि नहीं, और डेफिनेटली उस टाइम वो नहीं था। बहरहाल उसके बाद उसकी अपीलें शुरू हो गई जी, और अपीलों में चला गया। आपको पता है पाकिस्तान का जो हमारा बदकिस्मती से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है कि जब एक केस का फैसला आ जाता है, फिर उसके ऊपर अपील, फिर उसके ऊपर अपील, फिर उसके आगे से आगे प्रोसीजर्स, और उसका रिजल्ट देखिए आगे क्या आ रहा है कि शरिया अपीलेट बेंच जो है उन्होंने 23 दिसंबर 1999 को अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, और उन्होंने वो उसी डिसीजन को बरकरार रखा कि ये जी नॉन इस्लामिक है, और जब तक आप इसको ये नहीं करेंगे, लॉज को चेंज करें, और इसको जो है उन्होंने डेडलाइन भी दे दी कि 30 जून 2001 तक अपने लॉज को चेंज करें और उसको इस्लामिक बनाएं, कि जो रिकमेंड किए गए, जो एपेलेंट्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई ये इसकी जो है तरीका है कि आपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इस्लामिक करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया कि 23 दिसंबर 1999 को जो फैसला दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब अली आपने 30 जून 2001 तक अपने लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स करनी है, अपने सारे का सारा फ्रेमवर्क इस तरह का तैयार करना है कि फिर ये इस्लामिक हो जाएगा, और फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ले जी, उसके बाद वो 30 जून 2001 आज तक नहीं आया।
30 जून 2001 के बाद उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी और उसके बाद की जो गवर्नमेंट्स थी, वो मुसलसल अदालत के अंदर वो बरसरे पैकार हैं। और कभी वो कहते हैं जी कि मुमकिन नहीं है, कभी वो कहते हैं जी कि ये हम कर रहे हैं, कभी वो कोई, आज की डेट तक, आज क्या डेट है, 29 जनवरी 2022, आज की डेट तक आप यकीन कीजिएगा, अभी मेरा ख्याल 1.5-2 महीने पहले जो लास्ट हियरिंग हुई है इसकी, उस डेट तक अभी तक गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लॉयर थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब अली, हमें रिबा की डेफिनेशन को भी समझने की जरूरत है। यानी अभी तो रिबा को नहीं समझ पा रही हमारी हुकूमतें, तो आगे पूरे सिस्टम को इस्लामी कैसे करेंगे, ये मेरा ख्याल अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अभी तो 22 सालों से ये कोर्ट के अंदर जो केस फंसा हुआ, वो तो रिबा की डेफिनेशन पे फंसा हुआ है। कोर्ट को रिबा की डेफिनेशन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा, और उसी के ऊपर दलाइल पे दलाइल दिए जा रहे हैं। तो कभी कोई नया नुक्ता निकाल के ले आते हैं, कभी कोई नया नुक्ता निकाल के ले आते हैं। तो ये तमाम चीजें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये तमाम की तमाम जो है वो बदनीयती को जाहिर करते हैं, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और एक कमीशन भी जनवरी 2000 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें वही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अमल करने के लिए, लेकिन जाहिर बात है उसका भी आज तक कोई अमल नहीं हो पाया। उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फाइनेंशियल ईयर जो 2002 के थे, अब मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा वो रिलक्टेंट हो रहा हूँ, मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा सही तरह, मुझे खुद समझने की चीज़ों की आ रही है, तो काइंडली इसको ज़रा आज बियर कर लीजिएगा। तो उन्होंने भी उस वक्त अपनी जो स्पीच थी, बजट स्पीच थी, उसमें उन्होंने भी इरशाद फरमाया था जी कि द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एलिमिनेट रिबा एंड प्रमोट इस्लामिक बैंकिंग इन द कंट्री। ये 2002 की बात हो रही है, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा फॉर दिस पर्पज अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर अंडर वे विच आर दिस दिस दिस। तो उन्होंने बहुत सारे बीच में वो स्टेप्स भी इंट्रोड्यूस करवाए कि जनाब हम ये काम करेंगे। ये जो फ्यूचर टेंस है पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती से ये आज तक खत्म नहीं हुआ। जब मैं छोटा सा था तो जब से भी सुनता आ रहा हूँ कि हम ये करेंगे, और आज भी ये सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे। कब करेंगे इसका कोई नहीं पता किसी को भी, हम फ्यूचर पे ही चल रहे हैं। उस टाइम यही कहा गया, 2002 की बात हो रही है कि हम जी कमिटेड हैं और उसके लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं और ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं। लिए भी हैं स्टेप्स, उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम उसके बाद आई है, कैसे आई है आगे हम देखते हैं, लेकिन ये उसकी सारी बैकग्राउंड है। और उसके अंदर ये आपको सारा नजर आ रहा है। यहाँ तक ये भी देखिए नंबर 2 के अंदर भी वो क्या फरमा रहे हैं कि हम अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट से भी जिसके बारे में एक्सपीरियंसेस उनके भी शेयर करेंगे, उनके साथ उनसे भी एक्सपर्टीज लेंगे। और प्रैक्टिकली इसके बाद उन्होंने आज तक कभी उनसे रब्ता नहीं किया। जो स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स उसके बाद लिए गए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ों के अंदर बेहतरी आती चली गई। और मज़े की बात मैं बताऊं आपको कि ये बेहतरी जो है ये फिर इसमें गवर्नमेंट का रोल ना होने के बराबर है। इसमें फिर रोल जो है वो सारे का सारा प्राइवेट सेक्टर का है। और प्राइवेट सेक्टर के रोल को जब इफेक्टिव होते देखा तो फिर गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली बीच में कूद पड़ी, कोई क्रेडिट भी लेना था। लिहाजा आज जो भी हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम जो थोड़ा सा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका सारी का सारा सेहरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उसको अपनी छतरी के नीचे किया, उसको ऑन किया, और अब वो क्रेडिट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो मकसद बुनियादी यही है कि सारे मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो अल्लाह की तौफीक से इस्लामिक हो जाए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वो करे या गवर्नमेंट सेक्टर करे, होना चाहिए। तो बहरहाल पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एफर्ट्स की गई। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आसान घर स्कीम शुरू की 2001 में, और इसके अंदर भी उन्होंने डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया। अब डिमिनिशिंग मुशारका बेसिकली ये भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कि डिमिनिशिंग मुशारका के तहत किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है, और फिर किस तरह से उसके अंदर वो पार्टनरशिप की जाती है, और किस तरह से उसके अंदर एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को डिमिनिश करता है, विड्रॉ कर जाता है। तो इसको भी अलग से कभी अगर हुआ तो हम समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला।
उसके बाद सितंबर 2001 में ही डिसाइड हुआ था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुअली और फेज्ड मैनर के अंदर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करेगा और विदाउट कॉजिंग एनी डिसरप्शंस। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई मसला क्रिएट किया, भाई क्या मसला हो सकता था, किस चीज का डर था? किसी चीज का भी डर नहीं था। मैं बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी और सियासी मकासद। हर हुकूमत के अपने अपने मकासद, क्योंकि अगर इस्लामिक हो जाता तो डेफिनेटली बहुत सारी उनकी जो है अपनी जाती जो चीजें थी वो खराब होने का खदशा था। तो सिर्फ और सिर्फ इन मकासद के तहत ये स्टेप्स नहीं लिए गए। तो बहरहाल उसके बाद 2001 के अंदर पहला जो लाइसेंस जारी किया गया एक प्राइवेट बैंक को, वो था मीज़ान बैंक। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी का नाम था और उनका पहला जो प्रोजेक्ट था मीज़ान बैंक लिमिटेड के नाम से पाकिस्तान में, उसको दिसंबर 2001 में लाइसेंस जारी किया गया। तो अब यहां से पाकिस्तान में सही मानों में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम या इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम का आगाज होता है। इससे पहले अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है या जितनी भी गवर्नमेंट की एफर्ट्स की हमने बात की है, एक रिसर्चर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे होता है कि बस जी मैंने बड़ी एफर्ट तो मैंने बहुत की है, बाकी देख लें कि जो भी है। तो वो इस तरह की एफर्ट्स थी, उसके अंदर कोई कंक्रीट एफर्ट्स नहीं थी। वो उसमें इस्लामिक का होना जो है वो बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था। जिस तरह आज भी हम में से कुछ लोग इस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी महज लफ्ज इस्लामिक रख लिया, चीज तो वही है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा ही था। लिहाजा पहला जो कंक्रीट स्टेप लिया गया पाकिस्तान के अंदर वो दिसंबर 2001 में लिया गया, जब पहला लाइसेंस जारी किया गया एक प्राइवेट बैंक को, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना पहला बैंक इस्टेब्लिश किया जनवरी 2002 में मीज़ान बैंक के नाम से, जो कि आज वैसे भी इत्तेफाक से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। और इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का और इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में प्रमोट करने का क्रेडिट वो सबसे ज्यादा मीज़ान बैंक को ही जाता है। तो यहां से सही मानों में पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है, या आसान अल्फाज में अगर कहें कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके इस्लामिक होने का आगाज हुआ। उसके बाद इसके अंदर बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुई, और रैपिड डेवलपमेंट के लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि सारे का सारा जो उसके अंदर रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है। गवर्नमेंट सेक्टर ने उसके अंदर कोई खातर खा कोई हिस्सा अपना नहीं डाला। एक बीच में डेवलपमेंट और बीच में जरूर हुई, तो मुझे मैं लिख नहीं यहाँ पे वही जुबानी याद आ गई है। 2008 में गालिबन इस्लामिक बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक एक डिवीजन भी अपना इस्टेब्लिश किया जिसको इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन का नाम दिया गया। तकरीबन 2008 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसको भी ये टास्क दिया गया कि वो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को मैनेज भी करेगा, गाइड भी करेगा एंड सो ऑन। यानी 2008 से पहले तक उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इससे पहले 2008 से पहले जो कुछ हम कर रहे थे वो बस ऐसे ही था। मीज़ान बैंक 2002 में स्टैब्लिश हो चुका, इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन बन रहा है 2008 में जाके। इसका मतलब 6 साल तक ये सिस्टम किसने चलाया? डेफिनेटली इसी प्राइवेट सेक्टर ने, जिसमें मीज़ान बैंक था। और 6 साल तक ये जो है ये बैंक पूरे मुल्क के अंदर इस्लामिक बैंकिंग को लेके चला। और 2008 में जाके जब स्टेट बैंक को याद आया कि हमने कंट्रोल करना है बैंकों को, तो उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन बना दिया और उनको ड्यूटी दे दी कि वो इस्लामिक बैंकों को मैनेज करें, कंट्रोल करें, उनके रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं। और फिर जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट से अब इन्हीं जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंकर्स थे जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस था इस्लामिक बैंकिंग का, पूरी दुनिया से इन्होंने हायर किया था लोगों को, इनके साथ मिलकर इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन ने अपनी वर्किंग की। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नए रूल्स बने, रेगुलेशंस बनी है। वो एक लंबा एक लीगल प्रोसीजर है कि किस तरह कोई भी इस्लामिक बैंक जो है वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो सकता है, किस तरह एक इस्लामिक बैंक काम कर सकता है, और उसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है आईएफई के वो किस तरह फॉलो होंगे, बाकी चीजें जो है वो कैसे होंगी एंड सो ऑन। तो ये तमाम चीजें अब इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन के अंडर है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है।
और उसके अंदर पाकिस्तान की पूरी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम काम कर रही है। करंट सिनेरियो अगर आप देखें, ये है डेटा हमारे पास जून 2021 तक का, कि आज की जून 2021 तक, इससे लेटेस्ट अभी स्टेट बैंक ने पब्लिश नहीं किया, तो जून 2021 तक हमारे पास 22 टोटल इस्लामिक बैंक्स मौजूद हैं, जिसमें मैंने पिछली भी शायद लेक्चर में बात हुई थी कि 5 इस्लामिक बैंक्स फुल फ्लेज्ड इस्लामिक बैंक्स हैं, कि जिनकी कन्वेंशनल बैंकिंग वो ऑफर ही नहीं करते, जिसमें मिजान बैंक है, एमसीबी इस्लामिक है, दुबई इस्लामिक है, उसके बाद बुर्ज बैंक है और अलबरका बैंक है। और 17 जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो इस्लामिक बैंकिंग डिविजन अलग से बनाएं, तो उन बैंकों ने भी अपने इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन अलग बना लिए हुए हैं। वैसे तो ये डायरेक्टिव तमाम कन्वेंशनल बैंक्स को इशू हो चुका हुआ है कि वो अपने इस्लामिक बैंकिंग डिविजन बनाएं अलग से, और ताकि फिर ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बैंकिंग को शिफ्ट किया जाए इस्लामिक की तरफ। तो 17 बैंकों ने तो कर दिया है, 33 टोटल तकरीबन बैंक है हमारे पास कन्वेंशनल, तो 16 रह गए, तो वो भी देखते हैं कब वो उधर आते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, आप देखिए कि अभी टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है, आखिरी कॉलम पे देखिए कि एज पर एसेट्स 17% है और एज पर डिपॉजिट्स 18.7% है, ऑन एवरेज 18% कह लें आप। तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का सिर्फ 18% अभी तक इस्लामिक करने में हम कामयाब हुए हैं। कितने सालों में? 20 सालों में। 2002 में पहला बैंक बना और 2022 शुरू हो गया, 20 साल हो गए। 20 सालों में हमारी स्पीड ये है कि हम सिर्फ 18% कर सके हैं अपने बैंकिंग सिस्टम को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इस्लामिक करने में। अगर हमारी यही स्पीड रही तो इसका मतलब है कि अगर हमें कम से कम 80 साल तो कम से कम और लगेंगे, अगर यही स्पीड रही तो, या इससे भी ज्यादा ही लग सकता है। तो इसकी जो ये स्पीड है, ये इतनी स्लो है कि स्पीड से हम ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का पूरा बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम इतने सालों में या इतने एक पीरियड के अंदर अंदर पूरे का पूरा इस्लामिक हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा। पॉसिबल है लेकिन नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? अगेन इसके ऊपर मैं बार बार बात कर चुका हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी मुहर्रकात हैं। अगर हम अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इस्लामिक कर लें, तो फिर हम आईएमएफ से लोन कैसे लें? फिर उन लोन्स के अगेंस्ट जो हम पर्सनल बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं वो कैसे हम अवेल करेंगे? फिर हम बाकी मामला की तरफ, अब माशाल्लाह आप सारे समझदार हैं, मैं सियासी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ बार बार, तो मैं सिर्फ अपने टॉपिक की हद तक रहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे का सारा बैंकिंग सिस्टम अगर इस्लामिक हो जाए, 100% इस्लामिक अगर हो जाए, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा आप रैपिड चेंज आप देखेंगे, एक इनकलाबी तब्दीली आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमें ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये लोग हमसे ज्यादा ज़हीन है। एक तरफ तो उन्होंने हम सबको फंसाया हुआ है सूदी कर्जों के जरिए से, हमारी इकोनॉमी इसको जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये आप सबके नॉलेज में है। हमारी एक एक चीज जो है हम उनसे पूछ के करने के पाबंद हो चुके हुए हैं। इतनी इतनी फाइनेंशियल गुलामी जो है आज तक पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी नहीं आई थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मुसलमान मुल्कों के अंदर खासतौर के ऊपर ये जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, ये इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। और अगर कभी इसने स्पीड पकड़ ली और इसने फिर इस्लामी मुल्कों को कभी उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर हुई, तो फिर वो किधर जाएंगे? वो तो हम हमारी चुंगल से निकल जाएंगे, वो तो हमारे पंजे से निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है, वो इतने जहीन लोग हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने, दोनों ने इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस के नाम से अपने अपने डिपार्टमेंट्स बना लिए। उनके अंदर उन्होंने इस्लामिक फाइनेंस के, इस्लामिक बैंकिंग के पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बिठा लिए हैं। वो उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए तमाम किस्म की स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब अगेन हमें, अगर इस्लामिक हम करने की कोशिश भी करते हैं और उसके लिए हमें फिर फंडिंग चाहिए, तो फिर हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम तमाम इस्लामी मुल्कों ने मिलजुल के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तो एक बना लिया है, लेकिन ठीक है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, उसकी एक लिमिटेड सी फंडिंग है, उसके अंदर अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया की मदद तो नहीं कर सकते। अगर हम अपने सिस्टम को इस्लामिक करने में कामयाब हो जाए तो हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि हमें फिर जरूरत ही नहीं रहेगी किसी की। और इसके लिए फिर मैं वापस पहली बात पे जाऊंगा, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि इसमें गवर्नमेंट की बदनीयती या गवर्नमेंट का रोल जो भी है वो तो हमने मुख्तसर से डिस्कस कर ही लिया, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना किरदार भी बहुत अहम है। कौमें जो है वो अपनी तकदीर खुद बदला करती हैं, हम शायद बदलना ही नहीं चाह रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने दिसंबर की बात है कि तुर्की के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उनकी जो करेंसी थी लीरा, वो डॉलर के मुकाबले में बहुत डाउन हो गई थी। उसके भी बहुत सारे आगे उसके फैक्टर्स थे, वो प्रेशराइज किया गया और बहुत कुछ किया गया, जिस तरह हमारी करेंसी को प्रेशराइज करके तो उसको डेप्रिशिएट किया गया है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान है, उन्होंने उस प्रेशर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए, डॉलर को मार्केट में ले आइए। इकोनॉमिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ता है, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड कम हो तो रेट गिर जाता है। तो आप यकीन कीजिए उन्होंने ये कॉल की थी 23 दिसंबर 2021 को, 23 दिसंबर 2021 को, और अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को तुर्की की आवाम ने 90 करोड़ डॉलर ये मार्केट में लाके अपने लीरा में कन्वर्ट करवा दिया। और एक दिन के अंदर ये दुनिया में ये रिकॉर्ड हो गया है कि एक दिन के अंदर किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर 90 करोड़ डॉलर कन्वर्ट हुआ हो उसकी लोकल करेंसी में। और जैसे इतना डॉलर मार्केट में आया, डॉलर क्रैश कर गया और उनके लीरा की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। 90 करोड़ डॉलर वहां लोगों ने निकाला, इसका मतलब लोगों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद थे। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है लोगों के पास? डेफिनेटली है, यकीनन है। हमारे लोगों के घरों की अलमारियां भरी पड़ी होंगी, यकीनन। ये मैं दावे से नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन हालात वाकयात के तनाजुर में बात कर रहा हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी अलमारियां भरी पड़ी होंगी डॉलरों से, लेकिन वो कभी भी मार्केट में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर वो लाएंगे तो उनका नुकसान है, और उसके अंदर सोसाइटी का, इकोनॉमी का, लोगों का क्या नुकसान होता है, इससे किसी को कोई परवाह नहीं। और ना हमारी गवर्नमेंट कभी इस तरह का कोई इनिशिएट लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि हर हुकूमत के अपने लोग इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारे यहाँ पे, ये तो हमारी बदकिस्मती है। तो इसलिए घूम फिर के बात फिर वही आती है कि ये सारे के सारे नियतों का फतूर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, जैसी नीयत होती है वैसा ही अमल होता है। हमारी नीयतें ठीक नहीं है, अफराद की भी ठीक नहीं है, पूरे मुआशरे की भी ठीक नहीं है, और हुकूमतों की भी ठीक नहीं है। तो हमारा ये जो मालियाती निज़ाम है, इसमें कोई किसी जादूगरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी के मोजज़े की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसका मैकेनिज्म बना पड़ा हुआ है, तैयार पड़ा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं किया जा रहा। इज दिस एनफ? क्या बैंकिंग सिस्टम को अगर हम इस्लामिक कर लें, चले कर लेते हैं, अगले कुछ 20 30 40 सालों के अंदर कर भी लेते हैं, तो बैंकिंग के साथ जो बाकी इंस्टीट्यूशन का क्या करेंगे? एफबीआर को कैसे इस्लामिक करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कैसे इस्लामिक करेंगे? उसके बाद जितने और मालियाती इदारे हैं, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टॉक एक्सचेंज है, इन तमाम के अंदर जब तक इस्लामिक प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक इस्लामिक पूरे लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक इन तमाम इदारों को इस्लामिक नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारे पूरे मुल्क का फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक नहीं हो सकता। बैंकिंग सिस्टम को अगर हम करने में कामयाब हो भी गए तो फिर मैंने अर्ज किया कि एक पार्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पिलर्स हैं साथ हमारे, वो तमाम के तमाम अगेन वहीं रुके रहेंगे। पैरेलल हमें उनको भी इस्लामाइज करने की जरूरत है। उनके अंदर अभी तक कोई खास काम नहीं है, एफबीआर में तो बिल्कुल कोई काम नहीं है इसके ऊपर। एससीसीपी के अंदर भी एक छोटा सा डिपार्टमेंट मौजूद है, वो इस्लामिक फाइनेंस को छोटा सा एक वो सेक्शन के तौर के ऊपर वो देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी एज सच कोई इसके ऊपर कोई मेजर काम नहीं है, कोई इंफरादी तौर के ऊपर कुछ लोग इसको देख रहे हैं, एंड सो ऑन।
तो ये कंक्रीट स्टेप्स नहीं है, ये जिसे कहते हैं ना कि दिखलावे के काम है बज़ाहिर। और एक होता है कंक्रीट, ठीक उसमें भी टाइम भी लग जाता है, लेकिन कम से कम नजर आ रहा होता है कि काम हो रहा है, लेकिन ये बज़ाहिर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री से उम्मीद है कि वो अगर अपनी ग्रोथ स्पीड को मेंटेन रखे या इसको इंक्रीज करे, तो अगले कुछ सालों के अंदर हम जो मैक्सिमम पोर्शन है अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसको इस्लामिक करने में कामयाब हो सकते हैं। उससे अफराद का भी भला हो जाएगा इंशाल्लाह, और किसी हद तक गवर्नमेंट का, और उसके साथ ही पूरे मुल्क की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम का भी भला हो सकता है। इस पर्पज के लिए हम दो मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया के अंदर दो ही ममालिक हैं जिनका 100% जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम इस्लामिक है। एक ईरान है और एक सूडान है। अब उन मुल्कों ने भी तो किया, इसके ऊपर अमल भी किया, इसके ऊपर प्लान भी किया, अमल भी किया। लेकिन जहां तक मेरी अब आज तक की रिसर्च है, हम में से कभी आज तक किसी ने ईरान और सूडान को अप्रोच नहीं किया। तो उनके मॉडल को देखा जाए कि वो क्या है, उन्होंने किस तरह अपने सिस्टम को सारे को इस्लामाइज किया, अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को, अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह इस्लामिक में कन्वर्ट किया। कम अज कम मेरी नॉलेज में आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं गुजरी कि जिसमें ये पता चल सके कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन मुल्कों को कभी कांटेक्ट किया हो। तो एटलीस्ट हमें इनको स्टडी करना होगा। हमें देखना होगा कि ये जो मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे, अब आज पीछे हैं कि नहीं, वो उसका अलग से हमें देखना पड़ेगा। तो उनके मॉडल्स को हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने आप को इस्लामिक में कन्वर्ट किया, और अब उनका पूरे का पूरा मालियाती निज़ाम इस्लामिक पे चल रहा है। हत्ता कि वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं, दुनिया के साथ भी उनके मामला चल रहे हैं। वो किस तरह चल रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो भी इस्लामिक तरीके से हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्न करना और फिर इसके ऊपर अमल करने का है। जज़ाकल्लाह, मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही। तबीयत की खराबी के बायस मैंने थोड़ी कोशिश की मुख्तसर आज गुफ्तगू करने की। ये तो इतना लंबा टॉपिक है कि इसके ऊपर तो मैं अगर 10 नशिस्तें भी करूँ तो इंशाल्लाह कम होंगी। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं मुख्तसर तरीन इसके ऊपर बात कर लूँ। आपको शायद अंदाज़ा हो भी गया होगा कि मुझसे ऐसी तरह बात भी नहीं हो पा रही थी। तो बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस अगर आप लोगों के जहन में कुछ हैं तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह सनाउल्लाह अंसारी साहब, इमाद बात कर रहा हूँ। कर्नल साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी कि Q&A सेशन कंडक्ट कराऊं। तो तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, आपके जहन में अगर कोई सवालात हों, यकीनन होंगे, तो काइंडली प्रेजेंट कीजिएगा। जी, आबिद है मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की जो इनकम है, ये थोड़ा सूद से हटके है। हमें पता है कि सूद के अंदर क्या इशू होते हैं और इकानमी पे उसका कितना असर होता है। लेकिन ज़कात की जो कलेक्शन है पाकिस्तान में, हमने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। क्रेडिट स्विस के भी नंबर लिए हैं कि पाकिस्तान में वेल्थ कितनी है लोगों के पास और कितनी ज़कात वो दे रहे हैं। आपके पास उसकी कोई फिगर है? फिर मैं भी आपको जो सोर्सेज हैं उससे मैं बताता हूँ कि वो सोर्सेज ठीक हैं या नहीं। तो पाकिस्तान में ज़कात कितनी कलेक्ट हो रही है? क्योंकि अगर पेमेंट्स का इशू है, कर्जा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो तो टैक्सेस से या ज़कात से ही होती है ना। या फिर ये कि गवर्नमेंटें जैसे पहले ज़माने में जब फतवाहत करती थी वहाँ से उनको माल गनीमत मिलता था, अब वो तो सिलसिला नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में टैक्स और ज़कात ही है जो गवर्नमेंट की इनकम है, जहाँ से ये IMF के या जो भी लोन वगैरह हैं वो पे कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक क्या आपके पास क्या फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में ज़कात कितनी कलेक्शन में ज़कात कितनी कलेक्शन? बहुत बढ़िया आबिद भाई, बढ़िया है। आप बात आपने सुनाई है। गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम है डेफिनेटली वो टैक्सेस हैं। ज़कात चूंकि डिस्बर्सेबल इनकम कहलाती है,
इसको डिसबर्स करना होता है गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट इसको अपनी इनकम ट्रीट नहीं करती है, ये कलेक्ट करके चूंकि लोगों में बांट देनी होती है। इसमें अब दो चीजें हैं, एक तो ज़कात जो गवर्नमेंट ले रही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो उसी के ऊपर है। बैंकों के जरिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ज़कात चार्ज करने का जो अमल शुरू किया था, उसको तो शुरू में ही लोगों ने चैलेंज कर दिया था, और उसके बाद फिर उसके अंदर कोर्ट में चले गए लोग, और फिर कोर्ट में जो पहले एक प्रोविजन ऑर्डर दिया एक फिकर को कि ये अंसारी आप साहब आपकी आवाज स्टैम्प ब्रेक हो पेपर, रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर वीडियो बंद कर दें तो फिर सही हो जाएगा। जी अब ठीक है? जी बेहतर। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो उसमें ये हुआ था कि वो फिर एक मकतबा फिक्र के लोग गए कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम ज़कात नहीं देना चाहते बैंक के जरिए, हम खुद देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उनको परमिट किया कि आप एक एफिडेविट दे दें बैंक को, तो बैंक आपकी ज़कात डिडक्ट नहीं करेगा। जब वो एफिडेविट देना शुरू कर दिया लोगों ने, तो फिर जो दूसरे मकतबा फिक्र के जो लोग थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा भी हम भी नहीं चाहते, तो वो भी गया सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी वही ऑर्डर मिल, उनको भी वही जो है ना वो प्रोविजन मिल गई। अब आज की डेट के ऊपर सूरत हाल ये है कि बैंकों के जरिए जो ज़कात डिडक्ट होती है, उसके अंदर जितने भी डिपॉजिट, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक्सेस, चूंकि एग्जैक्ट डेटा जो है वो कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता पाकिस्तान के, नहीं कहीं कहीं का भी नहीं मिलता कभी भी, कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं 70%, 80% या 90% उन लोगों ने एफिडेविट्स दे दिए हुए स्टेट अपने अपने बैंकों को कि जी हमारी ज़कात डिडक्ट मत कीजिए, हम अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो खुद ज़कात देना जहां देना चाहें देंगे। तो अब उनकी ज़कात डिडक्ट ही नहीं हो रही। अच्छा, इससे पहले जो ज़कात डिडक्ट हो भी रही थी, तो उसका जो मैकेनिज्म था, उसको भी बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल था, कि वो जो सिस्टम है ज़कात की कैलकुलेशन का और ज़कात की जो निसाब की अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट करती है और फिर उसको जो तरीका इख्तियार किया जाता है, वो तो एंटी शरिया है, उसका शरिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो पता नहीं वो किस मैकेनिज्म से और किस मेथड से जो है वो ज़कात चार्ज होती है और डिडक्ट होती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक से मेरी इस मौजू के ऊपर बात हो चुकी है, और वो खुद फरमाते थे, उन्होंने फरमाया कि मैं कई दफ़ा गवर्नमेंट को प्रपोज़ कर चुका हूँ, भाई इसको बंद कर दो, ये तो आप लोगों को तंग कर रहे हो खामखा में। लेकिन बस वो चल रही है, जो जो लोग जिनको अभी तक शायद पता नहीं इस बात का कि ये हमारी ज़कात डिडक्ट नहीं होगी अगर हम एफिडेविट दें, तो उनके अकाउंट से गालिबन हो रही होगी, अदरवाइज़ जिसको पता चल रहा है उन्होंने बंद करवा दी है। अब इसमें आबिद भाई दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने फरमाया कि ज़कात की अमाउंट, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़कात के ऊपर इत्तेफाक से आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने खुद भी एक छोटा-सा एक पेपर लिखा था। तो वो जो है उस वक़्त ज़कात जो था ना, इसकी भी बड़ी एक दिलचस्प हिस्ट्री है, जो मुझे ज़ुबानी अगर याद आ रही हो, तो पहले ये ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था, फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट बना दिया गया, फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मर्ज कर दिया गया, फिर इसको वापस ज़कात एंड उशर विंग बना दिया, यानी इस बेचारे इस डिपार्टमेंट को, इसको जो है ना सैंडविच बनाया गया हर तरफ से। और उसके अंदर जो है इनकी चूँकि आप आज के दौर के अंदर इंटरनेट के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर डेटा अवेलेबल होता है और होना चाहिए, ये हमारा राइट है एज़ पब्लिक। तो आज से कोई 8-10 साल पहले तक जो मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात एंड उशर जो थी ना, उसकी वेबसाइट मौजूद थी और उसके ऊपर डेटा भी अवेलेबल था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब वो डेटा डाउनलोड किया था काफ़ी साल पहले, अगर मैं साथ-साथ ही देखना चाहूँ तो शायद मैं देख सकूँ, मेरे लैपटॉप में होगा। तो वो उस वक़्त तक पूरा डेटा अवेलेबल था कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़कात गवर्नमेंट ने कलेक्ट की, उसकी एग्ज़ैक्ट अमाउंट क्या थी और जितनी डिस्बर्स की, प्रोविंस वाइज़ और इवन सिटी व पूरी डिटेल मौजूद थी उसके अंदर, तो वो डेटा अवेलेबल था। उसके बाद इत्तेफ़ाक से क्या हुआ कि उससे अगले साल गालिबन या उससे अगले साल मुझे फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी इसी तरह के डेटा की। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि फिर बताया गया जी कि अब ये जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया है ज़कात को। अब ये फेडरल जो है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात एंड उशूर उससे निकल गया है, खत्म हो गया है। अब ये प्रोविंशियल इशू है, तो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज के ऊपर जाइए।
जब मैं चारों सूबों की मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स पे गया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि बस जो हमारी हुकूमतों के हाल है वही इस मिनिस्ट्री का हाल था। कहीं डेटा नहीं था, किसी की वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी, और कहीं पे कुछ था और कहीं, यानी उसके बाद से मुझे आज तक कभी इसका ज़कात का डेटा उसके बाद आज तक मुझे नहीं मिला। कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितना कलेक्ट कर रही है ज़कात, और कितना उसके ऊपर जो है वो डिस्बर्स कर रही है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, बहुत मुश्किल हो गया। अलग अलग सूबे के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद कहीं ना कहीं हम किसी वेबसाइट से मिल जाए, लेकिन ओवरऑल जो है वो बड़ा आज के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये करना कि जी ज़कात कितनी कलेक्ट हो रही है। ये इतना मुझे अंदाजा कि बहुत कम है। अच्छा, ये इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे लोग अगर सवाल कर लें तो बेहतर है। फिर जो है ना, कोई मैं नहीं, टैक्स बात के ऊपर जी आप के कंटिन्यू करिए। पाकिस्तान, हाँ, कोई और अगर सवाल है तो वो कर ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा ये होगा कि पाकिस्तान में टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है जीडीपी का, जैसे 16% है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई और सवाल अगर करे तो बेहतर है, फिर मैं जी अपना ठीक, ये सवाल करूंगा। जी ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा एक सवाल है। मेरा नाम माजिद है। जी बात, सलाम साहब, वालेकुम ये बताएं कि एफबीआर का जो है वो उसका इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक है, क्योंकि उसमें तो टैक्स ही कलेक्ट करना होता है। तो बैंक का तो समझ में आता है कि जी वो इंटरेस्ट के ऊपर चला रहे हैं चीजें, बट एफबीआर का इस्लामाइजेशन से क्या ताल्लुक है, ये समझ में नहीं आया सर। काइंडली इसको एक्सप्लेन करें। जी वालेकुम अस्सलाम आजिद साहब। देखिए, इस्लामाइजेशन से मुराद ये होती है, जब हम बात करते हैं मालियाती इदारों की इस्लामाइजेशन की, तो उसमें हर इदारे की बात होती है। उसमें फिर जैसे एफबीआर की आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि एफबीआर का काम तो टैक्स कलेक्शन है खाली, लेकिन टैक्स कलेक्शन का भी एक पूरा मेथड है, एक पूरा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। उस पूरे मेथड को, उस पूरे सिस्टम को, उसको भी इस्लामिक में कन्वर्ट करना लाजमी है। याद रखिए कि जो भी मालियाती इदारा होता है वो अकाउंटिंग के बगैर नहीं चलता। अकाउंटिंग के जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कन्वेंशनल है, तमाम मालियाती इदारे उसको फॉलो करते हैं। इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक इदारा मौजूद है बहरीन के अंदर, आईओफी के नाम से, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो उस इदारे का काम यही है कि वो इन तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस्लामाइज कर रहे हैं। उसके अंदर से जो भी नॉन इस्लामिक या एंटी इस्लामिक जो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको जो है वो चेंज किया जा रहा है, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं किया जा रहा। अगर कोई स्टैंडर्ड एज पर इस्लामिक है तो उसको बिल्कुल नहीं चेंज किया जा रहा। जिस तरह अल्लाह के नबी ने मुजारबा कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया था, मुजारबा कॉन्ट्रैक्ट या मुदारबा जिसे हम कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नबूवत से पहले भी मक्का के अंदर एज इट इज राइज था, और आपने इस्लाम के बाद, इस्लाम की दावत देने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज मेंटेन रखा, उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि वो इस्लाम से कंट्राडिक्टेड नहीं था। सिमिलरली आईओफी का काम यही है कि वो उन तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कि जो इस्लाम से कंट्राडिक्टेड नहीं है उनको चेंज नहीं कर रही, लेकिन जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी शिक मौजूद है, कोई ऐसी क्लॉज मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो इस्लामिक नहीं है, तो उसको अमेंड किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। और अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब तक फॉलो नहीं करेंगे वो इस्लामिक नहीं होंगे। इसलिए एफबीआर हो या कोई भी और मालियाती इदारा हो, जब तक वो आईओफी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली इस्लामिक नहीं कहलाएंगे, चाहे उनकी एक्टिविटी कुछ भी हो। तो उनको आईओफी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पहले इंप्लीमेंट करना होगा। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। तो सनाउल्लाह साहब, टैक्स पे फिर वो बात हो जाए कि ये जो जीडीपी का 16% पाकिस्तान में कलेक्ट हो रहा है जो टैक्स है, और आपको शायद पता होगा कि मेरे ख्याल में सिर्फ 2% फाइलर हैं या शायद 3% है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर सिर्फ टैक्स के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो यूरोप में आपको पता है कि स्वीडन में और इस तरह के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहाँ तो 50 और 50 से भी ज़्यादा जो है परसेंट वो टैक्स होता है। अगर आप सेल्स टैक्स को ले लें, ड्यूटीज को ले लें और इनकम टैक्स को ले लें,
पाकिस्तान में जो 16% GDP का जो टैक्स है उसमें सारे टैक्स शामिल हैं, सेल्स के भी, जैसे आप बिजली और गैस के ऊपर जो टैक्स देते हैं या ग्रोसरी लेते हैं उसके ऊपर भी ये टैक्स वगैरह होता है। तो एक तो ये भी इशू हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर लोग ज़कात इतनी नहीं दे रहे। बाय द वे, ज़कात की एक फिगर आई थी, कराची की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज किया था कि एक साल में पाकिस्तानी दे रहे हैं ₹500 ट्रिलियन चैरिटी में दे रहे हैं, जिसमें ज़कात और सदका शामिल है। अच्छा, क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है उसमें 113 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं 113 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो उनके पास एसेट्स हैं तकरीबन $500 ट्रिलियन के। तो लेट्स से अगर पाकिस्तान में हर तरह की चैरिटी जो है ₹500 ट्रिलियन की है और अगर $500 ट्रिलियन उनके एसेट है तो वो तो 1% से भी कम बनती है ज़कात। तो अगर उसको स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर किया जाए तो स्विट्जरलैंड में 4% है वेल्थ टैक्स, जिसको हम ज़कात कहते हैं। तो और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में पाकिस्तान जो है टॉप पे नहीं है, 69% है पाकिस्तान की जो रैंकिंग है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने मालूमात शेयर की। एक मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है आप हैरान हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो फाइलर हैं वो 1% है सिर्फ। 22 करोड़ की आबादी में से इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है 2020-21 वाला, 24 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की हैं। 22 करोड़ की आबादी में 24 लाख, यानी जस्ट इक्वल टू 1%। और इसके ऊपर भी हमारा FBR जो है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनाब करोड़ों रुपए के इश्तहारात खर्च कर रही है कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि 99% लोग टैक्स नेट में नहीं है, सिर्फ 1% लोगों। अब उस 1% में भी देखिए ब्रेकअप उसका, आगे सुनिए। 24 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की इस साल, इसमें 16 लाख वो हैं जो सैलरीड है, यानी हम जैसे वो लोग जो कि पाकिस्तानियों की जुबान में कि जो मजबूर हैं कि वो टैक्स आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हर बंदे की सोच ऐसी है। तो हम मजबूर हैं कि हमारी तनख्वाह टैक्स कटने के बाद हमें मिलती है, हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर सैलरीड लोगों के पास भी चॉइस हो तो ये फिगर बहुत नीचे ड्रॉप कर जाए। तो 16 लाख सैलरीड लोग हैं जो तनख्वाह, जो मेहनत करते हैं पूरा महीना, लोगों का काम करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और महीने के एंड के ऊपर अपनी सैलरी लेते हैं और सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। 22 करोड़ की आबादी को चलाने के लिए 16 लाख लोग अपनी हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई वो गवर्नमेंट को देते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सिर्फ 6 लाख लोग हैं, जिसमें सारे आपके कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, आपके जिम्मेदार, जागीरदार, आपके ब्यूरोक्रेट, आपकी फौज, आपके बाकी सब लोग, सियासतदान, हुक्मरान, ये सब मिला जुला के 6 लाख हैं खाली पूरे पाकिस्तान से। तो जिस मुल्क का ये हाल होगा, मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं आज ज्यादा लंबी बात, चलिए अल्लाह की तरफ से था कि मैं नहीं कर पाया, मैं करना भी नहीं चाह रहा था, कि जिस मुल्क के अंदर ये हाल हो, पूरी की पूरी सोसाइटी और पूरे के पूरी हुकूमतें और पूरे के पूरे लोग, जहाँ पे ये अलमिया है, जहाँ पे वहां पे हम किस तरह एक पूरे एक मैक्रो लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर हम उसके रिवाइवल की बात कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो हर बंदा जो है अपनी इंफरादियत में लगा हुआ है। सिर्फ 6 लाख लोग पूरे पाकिस्तान की आबादी का, अदर देन सैलरीड, वो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ। अभी पिछले दिनों, अब ये तो गवर्नमेंट यहाँ पर जी सॉरी, मैं यहाँ पर सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, लेकिन छोटा सा एक नुक्ता एतराज है मेरा आपसे। सर दो चीजें, एक है टैक्स नेट में आना या टैक्स फाइल करना, और एक है टैक्स देना। देयर आर टू थिंग्स ना। आप जब ये बात करते हैं कि जी हमारे सिर्फ 10 लाख लोग हैं जो सैलरी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, हमारी मैं खुद भी जानता हूँ बहुत सारे सैलरीड लोग ऐसे हैं जो फाइल नहीं करते, बट दे आर टैक्स पेयर, क्योंकि सैलरीड तो ऑटोमेटिकली आपकी हर जगह आप जहाँ पर भी हैं आपका टैक्स वहां पर कट जाता है।
ठीक है। तो सर इसको थोड़ी सी जरा आप करेक्शन कीजिए कि टैक्स नेट में आना, टैक्स फाइल करना इज समथिंग एल्स, और टैक्स देना इज समथिंग एल्स। और टैक्सेशन इतनी हैवी है हमारे यहाँ कि अभी हम कोई फैसिलिटीज गेन नहीं करते। मैं 20% टैक्स दे रहा हूँ एट सोर्स मेरे, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप एक पूरी की पूरी मलबा आप इंडिविजुअल पे गिरा रहे हैं सारा, तो विच इज नॉट फेयर, ठीक है। वो जो टैक्स कलेक्ट भी होता है, उसकी कलेक्शन के बाद उसकी स्पेंडिंग कैसी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक ऑब्जेक्ट है, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये एक वो एट द एंड ऑफ द डे बेशक ये एक फिर एग एंड चिकन वाली स्टोरी जरूर बन जाती है, बट मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी आपसे कि काइंडली सर इस बात को जरा क्लैरिफाई कीजिए कि टैक्स फाइल करना और टैक्स देना, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या डिफरेंट है? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टैक्स फाइल करना, टैक्स देना दो अलग चीजें हैं। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, मैं टैक्स फाइलर भी हूँ, यानी सैलरी से मेरा टैक्स भी कटता है, और मैं अपने घर की एक एक चीज, 1 रुपए की चीज भी खरीद के ला रहा हूँ, उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ। तो मैं उधर भी टैक्स दे रहा हूँ। अगर बिल फर्ज में फाइलर ना होता तो टैक्स तो मैं दे रहा होता। लेकिन होता यह है कि इकोनॉमीज की जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, किसी भी मुआशरे की बात करते हैं, फाइनेंशियल उसकी ट्रांजेक्शन की या फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, तो वहां पे डेटा जो है उसी के जरिए बात की जाती है। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जब भी हम रेट करते हैं, जब भी हम उसको डिस्कस करते हैं, तो उसके टैक्स नेट से करते हैं हमेशा। इसी तरह जब हम बाकी मुल्कों की बात करते हैं, तो वहां भी डेफिनेटली टैक्स फाइल करने वाले कुछ और लोग होंगे, देने वाले तो 100% होते हैं तकरीबन। तो सेम लाइक है, देने वाले कितने हैं इससे गर्ज नहीं है। बिल्कुल आपकी बात बजा है। पाकिस्तान में 100% लोग टैक्स दे रहे हैं। हर कोई, अगर कोई गरीब से गरीब आदमी भी, अब तो एक मेरा ख्याल है चाय के कप भी अगर आप पी रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स जा रहा है, ठीक है। और अभी बल्कि हर वेंडिंग, अब अभी पाकिस्तान में ये हो गया है कि जितने भी ये आउटलेट्स हैं, जितने भी दुकानें हैं जिनके अंदर वो अब वो मशीन होती है, जैसे टिल मशीन कहा जाता है, कैश मशीन, तो उसको एफबीआर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब आप चाहे 1 रुपए की चीज खरीदे या 10,000 रुपए खरीदे, 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन जो है वो एफबीआर पे जाना शुरू हो गया है। तो अब वो लाजमी तो नहीं जो कस्टमर वहां चीज खरीदने आया है, अब उसने 1 रुपए की टॉफी खरीदी है तो 2 रुपए देने पड़ेंगे उसे, दूसरा रुपया एफबीआर पे चला गया। तो अब वो फाइलर तो नहीं हो सकता। इसलिए टैक्स देना अलग चीज है, वो तो ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन दे रही होती है किसी ना किसी तरीके से। इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे नंबर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से देखा जाता है कि इस मुआशरे के, इस इकोनॉमी के लोग, कितने लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर हैं। बाकी जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर्स हैं। जबकि इकोनॉमी को कैलकुलेट किया जाता है डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर्स के साथ। तो डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर्स पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 24 लाख हैं, जिसमें 16 लाख सैलरीड है और 8 लाख जो है वो जो है वो बाकी अदर देन सैलरीड लोग हैं, जितने भी हमारे बाकी पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों ये एफबीआर ने, जिनकी गवर्नमेंट के अपने इदारे ने, बार बार रिपोर्ट्स जारी होती हैं जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के, इस जो मौजूदा आपके हुक्मरान हैं, वजीर आजम से लेके नीचे तक, और अपोजिशन के लोग और बाकी उन तमाम की पूरा का पूरा डेटा उन्होंने पब्लिक किया है। अब देखिए, इसीलिए तो किया जाता है कि ताकि हमें पता चले कि हम जिनको अपना लीडर कहते हैं उनके अपने हालात क्या है। किसी ने 80,000 रुपए टैक्स दिया पूरे साल का, किसी ने 40,000 रुपए दिया है, किसी 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 0 टैक्स दिया पूरे साल में, और किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने। ये हाल है हमारे मौजूदा और साबिक हुक्मरानों का, जो कि इस टाइम असेंबली में बैठे हुए हैं, और उनकी पूरी डायरेक्टरी पब्लिश की है एफबीआर ने, और इसी मकसद के लिए की है ताकि लोगों के लिए ये मॉडल बने। लेकिन उसके साथ जो बाकी लोग हैं उनका कभी आज तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका क्या है कोई पता नहीं। फिर इनकी अंदर खाते अपनी बार्गेनिंग्स हो जाती हैं, सो बहुत, मैंने पता है कि एक बहुत एक पेचीदा मामला है। तो अभी तो हम सिर्फ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं और उस इकोनॉमी के उस पूरे सिस्टम को देखते हैं कि इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो वहां पे तो फिर डेटा की जो है ना, उसी के ऊपर सारा काम चलता है। और डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान के सिर्फ 24 लाख लोग फाइलर्स हैं। चलिए अब आपका मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ कि टैक्स फाइलर्स हैं। पेयर्स तो 100% है, मैं एग्रीड हूँ आपसे, ऑलमोस्ट 100% है।
लेकिन टैक्स फाइलर जो हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने टैक्स को, वो सिर्फ 24 लाख है। बाकी लोग अगर टैक्स पे भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिल में कोई चोर ही है, इसीलिए वो टैक्स अपना फाइल नहीं कर रहे हैं। उसको डेफिनेटली उनका कोई प्रॉब्लम है, उसको छुपाने के चक्कर के अंदर वो अपने आप को फाइल नहीं कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में अब इसके ऊपर काफी रिफॉर्म्स हुई हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए गए फाइलर्स को, और बहुत सारी पनिशमेंट्स जो है सजेस्ट की गई हैं नॉन फाइलर्स को। तो इसके बावजूद लोग वो खुशी से कर देते हैं, भर देते हैं, वो कहते हैं भाई ये देना मंजूर है हमें, हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, वो कहते हैं यार ये जो है ना एक्स्ट्रा में पैसे देने पड़ रहे हैं नॉन फाइलर होने की वजह से, ये मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो है ना मैं फाइलर नहीं बनूंगा, मैं रिकॉर्ड में नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके अपने मसले होते हैं। यहाँ पे फिर पिछले लेक्चर पे जाना पड़ जाएगा, जी क्योंकि नहीं, मैं इस पे एक मादरस और के बात साथ सर आपसे, नहीं नहीं, नो वरी साहब, जी इसमें एक जरूर और चीज भी मुझे काइंडली क्लियर कर दीजिए कि जो बात जी आपने की जरूर इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी जो बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट होती है फ्रॉम द फाइलिंग एंड द डॉक्यूमेंटेड aspects of the individuals or the companies or the businesses, whatever it is. लेकिन इसी में एक और चीज भी जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो है इनऑर्गेनिक, और मेरी जिसकी आप बात करें इनऑर्गेनिक इकोनॉमी है, उसी में एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा, बल्कि सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक इकोनॉमी का। मिसाल के तौर पर जो हमारा जितना भी देही इलाका है जो बार्टर ट्रेड पे चलता है, वो हमारी इकोनॉमी का अच्छा खासा एक मेजर एक चंक है, जो कह लें कि जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी मबनी है, और एक बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का भी 60% के करीब कह लें कि जो दही इलाकों से है, जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में चलते हैं। तो वो तो ऑर्गेनिक इकोनॉमी है आपकी, ठीक है, वो तो कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं होगी इस तरह से। तो 100% इकोनॉमी तो आपकी, मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह कहीं पर भी हो ही नहीं सकती डॉक्यूमेंट, खासतौर पर एक ऐसे मुल्क में जो पाकिस्तान जैसा हो। तो वहां पर फिर हम, इसका मतलब है कि हम कभी भी जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या हम अपनी इकोनॉमी कभी सही भी नहीं कर पाएंगे? फिर जस्ट अ क्वेश्चन थॉट है मेरी सर, एक ये आपके लिए क्वेश्चन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, आपका पॉइंट वैलिड है बिल्कुल। 100% तो डेफिनेटली कहीं भी नहीं, और मेरा ख्याल दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है कि 100% लोग जो है वो फाइलर हों, वो डॉक्यूमेंटेड हो। लेकिन हमेशा जब मैंने अर्ज किया कि जब भी बात होती है टैक्स जो है ना, वो डॉक्यूमेंट उस टाइम होता है जब उसको आप सबमिट करते हैं, उसकी फाइल सबमिट करते हैं, उसको अपनी रिटर्न में लिखते हैं। अदरवाइज आपने जितना भी टैक्स दे दिया हो उसका किसी को कोई पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूरल की बात की है, मैं आपको रूरल से हटके एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं आपको, मेरे ज़हन में भी एक एग्जाम्पल अभी अचानक आई है। फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी एक मार्केट है, उसका नाम है यार्न मार्केट, उसको सूतर मंडी कहा जाता है पंजाबी में, और इंग्लिश यार्न धागा मार्केट है। आप यकीन कीजिएगा कि वो जो छोटी सी एक मार्केट है जिसके अंदर ये धागे का बिजनेस होता है, यार्न का बिजनेस होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, वहां पे बिलियंस का बिजनेस होता है, नॉट मिलियंस, बिलियंस का बिजनेस होता है, अरबों रुपए का बिजनेस होता है, और वो पूरी की पूरी मार्केट नॉन डॉक्यूमेंटेड है। आज तक ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये सबको पता है, और आज तक कभी किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वजह आप समझ गए होंगे। वो सारी की सारी ट्रेड, अरबों रुपए की ट्रेड नॉन डॉक्यूमेंटेड हो रही है, गवर्नमेंट को उनका उसका कोई टैक्स नहीं आ रहा। वो एक आज भी, आज की डेट के अंदर भी उसी मार्केट के अंदर आपका 5 करोड़ का, आपका 10 करोड़ का, आपका 20 करोड़ का एक कागज की छोटी सी पर्ची के ऊपर आपका वो कैश ट्रांसफर हो रहा होता है, जिसे हवाला कहते हैं, हुंडी कहते हैं। तो वहां पे इस तरह बिजनेस हो रहे हैं, और बिलियन का बिजनेस हो रहा है। ये तो एक मार्केट बता रहा हूँ पाकिस्तान की, ऐसी पता नहीं पाकिस्तान में कितनी मार्केट है। रियल एस्टेट के अंदर आप देख लीजिए, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर कितने लोग फाइलर हैं? बहुत कम। वह बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनके अलावा कोई फायदा नहीं। इतने प्रॉपर्टी वाले, जहां मैं रहता हूँ, हमारी जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ये कल के बच्चे हमारे सामने थे, आज उनका आप हालात देख लीजिए, ये भी सरप्राइज। कल वो सड़कों पर फिर रहे थे, आज मिलीनियर बल्कि बिलीनियर बन चुके हुए हैं, और कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। वो कहते हम नहीं करते भाई। तो आप कहने का मकसद ये कि जिस इकोनॉमी के अंदर इतनी ह्यूज ट्रांजेक्शन हो रही हो और वो नॉन डॉक्यूमेंटेड हो, तो फिर डेफिनेटली उसका बर्डन फिर इकोनॉमी को बियर करना पड़ता है ना। इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वो इतना माइनर प्रोपोर्शन होता है कि अगर ये लोग टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करें, जितना ये लोग कमाते हैं
तो आप हैरान हो जाएंगे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एकदम डबल नहीं बल्कि ट्रिपल, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा हो जाए अगर ये सब लोग अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट कर ले अपने आप को। लेकिन ये नहीं कर रहे, इसलिए नॉन डॉक्यूमेंटेड जितने भी लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा चलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी के 22 करोड़ ही वो जो है वो फाइलर बन जाए एटलीस्ट। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट के कितने लोग हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, फाइलर बन सकते हैं, लेकिन कम अज कम 50 लाख 70 करोड़ को इतने तो होंगे ना कम अज कम, ये इतने भी नहीं हो सकते। मैं तो अपनी अगर सोसाइटी में अपनी जिधर में रहता हूँ यहाँ देखूं तो सैकड़ों लोग मैं यहाँ ना जो फाइलर होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो मैं करोड़ों लोग मिल सकते हैं जिनको फाइलर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो फाइलर होंगे फिर उनका टैक्स जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा, फिर वो जो टैक्स की चोरियां वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था। सर मेरे ख्याल में हम इस्लामिक इकोनॉमी से प्रेजेंट इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए, टॉपिक से हट गए थोड़ा सा। जी नहीं सोहेल भाई, बात आपकी वजह है। इस्लामिक कैसे कर सकते हैं हम? ये देखिए आपके हालात आपके सामने, यहाँ तो मैं लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हम एक ज़ाहिर पब्लिक फोरम पे बैठे हुए हैं, मैं बड़ा दिल मेरा जो है ना वो मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर पाता कि यहाँ इनफरादी से लेकर इज्तिमाई तक कुछ सब। अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि कौन इस्लामिक की तरफ जाना चाह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं तो रोज देख देख के उड़ता रहता हूँ बैठ के। बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट लेवल पे देख लीजिए, इदारों के लेवल पे देख लीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे देख लीजिए, कोई भी नहीं चाहता कि इसको इस्लामिक किया जाए। इसी तो हो नहीं रहा। अब देखिए मैंने जो बात अभी पहले की 20 सालों के अंदर 18% पे पहुंची बैंकिंग हमारी, तो यही स्पीड रही तो अगले 80 साल तो हम इसी में लग जाएंगे। और तो बाकी इदारों को इस्लामिक कब करेंगे हम? मैं मायूस तो नहीं हूँ लेकिन जी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा था और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आ जी जाता जरूर, जी जरूर। जी ऑब्जर्वेशन ये कि कल हमारा स्टेट बैंक भी अब इंडिपेंडेंट हो गया, उसका बिल पास हो गया। ये तो एक मजीद अल्लाह अकबर। गुलामी में चले गए। एक जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम अक्सर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कोट करते हैं कि वो क्या चाहते थे, पर मेरे ख्याल में वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। अगर उनकी सोच इस्लाम से अगर मेल नहीं खाती तो हमें फिर कायद आज़म साहब की जगह मतलब हमें तो शरीयत को ही मुकदम रखना है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं तो मेरे ख्याल में तो जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए जो लम्हा फिक्रिया है हमारे सबके लिए, तो इसको हम पब्लिश करें, पब्लिसाइज करें, पॉलिटिशियंस को ये भेजें, डिसीजन मेकर्स को अप्रोच करें। खासतौर पे जो लॉयर्स हुकूमत की तरफ से इसको ड्रैग किए जा रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में या शरीयत सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट बेंच में रिबा की डेफिनेशंस में, उनको थोड़ा खौफ खुदा दिलाएं। मतलब ये इसको हम पब्लिसाइज करें, इसको लोगों तक ये बात पहुंचाएं। दूसरा है कि हम आप खुद जो कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं रिसर्च, स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंट जो है इस्लामाइजेशन वाले स्टेप्स इदारों के मुख्तलिफ कंट्रीज के मॉडल स्टडी करें और पाकिस्तान में जो प्रिवेलिंग मॉडल है वो स्टडी करें और किस तरह हम इसको इस्लामाइज कर सकते हैं। तो ये हम रिसर्च स्पॉन्सर कर सकते हैं, पीएचडी स्टडीज पासबान के फोरम से, या वैसे भी आप मशवरा दे सकते हैं। और तीसरी जो मुझे अभी आपकी बातों से लगा कि हमारा फाइलिंग प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे खुद मुश्किल होती है रिकंसाइल करना, एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, बहुत टाइम लग जाता है। ये प्रोसेस हमें कोई आसान बनाना होगा, कोई ऐप बेस्ड, कोई मतलब सिंपल नंबर इनपुट करें 2-4 और आपका टैक्स फाइल हो जाए। बस ये 3 चीज़ें थी कि हम पब्लिसाइज करें जो अब तक की पेशरफ्त हुई है, जो स्लो रफ्तार से, और लोगों को अप्रोच करें जो डिसीजन मेकर हैं, बाब इख्तियार हैं, खासतौर पे जो लॉयर्स हुकूमत की तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में केस, उनको भी। और दूसरा ये स्टडीज़ को स्पॉन्सर करें जो इस्लामिक मॉडल्स मुख्तलिफ स्टडी करके हमें रिकमेंडेशंस दें। और तीसरा हम फाइलिंग का कोई ऐप या कोई हम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करें। शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया माद भाई। छोटी सी बात उस पर मैं करूंगा, जब भी आपने फरमाई कि सेनेट में जो बिल पास हो गया है, अब ये देखिए ये अब इस पे अगर तो मैं वैसे कहूँ नो कमेंट्स तो बेहतर ही रहेगा।
लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। ये हमने रिवाइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया है पाकिस्तान में, यानी अपने ही बैंक को हमने अपने इख्तियार से निकाल दिया है। और मजे की बात है कि ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना ये कोई सियासी बात है कि अब ये तो एक हकीकत है। सबको पता है कि स्टेट बैंक के जो मौजूदा गवर्नर हैं ये ऑन ड्यूटी हैं आईएमएफ के, ये करंट एम्प्लॉय हैं आईएमएफ के, डेपुटेशन पे आए हुए हैं यहाँ पे। और ये प्लान ही यही था कि स्टेट बैंक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर से निकाल के तो आईएमएफ के अंडर 100% देना है। और कल सेनेट ने दे दिया है, पहले कौमी असेंबली ने दे दिया, अब सेनेट ने भी दे दिया है। और अब हमारा यूं समझ लीजिए, मेरा ख्याल है कि आप सब इस बात को समझ जाएंगे कि पाकिस्तान गालिबन, अब हमें इसको सर्च करना पड़ेगा, कि गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क बन जाएगा कि जिसकी हुकूमत को अपने सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है ये दुनिया की वाहिद एग्जाम्पल बन जाएगी, ये जो अभी तक मुझे समझ आ रही है बात की। बाकी उसको हम रिसर्च करेंगे आगे। तो अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, हम आगे की बात कर रहे हैं और हमारी हुकूमतें पीछे की तरफ जा रही हैं, तो इस पे हमने आगे क्या बात करनी है। हमारा स्टेट बैंक की फारिग हो गया, और आज ही इत्तेफाक से मेरी स्टेट बैंक के मेरे दोस्त हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर है वहाँ पे, तो उनसे मेरी बात भी हो रही थी। फोन पे मेरी खैरियत पूछने के लिए उन्होंने कॉल की थी। तो वो भी ये कह रहे थे यार ये क्या स्टेट बैंक और क्या है, अब तो हम खत्म हो गए यहाँ से, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म हो गया, अब तो हम आईएमएफ के एम्प्लॉई हैं, अब तो हम उनके ऑर्डर्स को ऊपर कर चलेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे, क्या हम पाबंद हो गए उनके। तो ये हाल हो गया है। तो जिस मुल्क का सेंट्रल बैंक आपने उठा के दे दिया है एक इंटरनेशनल एक मालियाती इदारे को, उसके बाद हम क्या तवक्को रखेंगे कि हमारा मालियाती निज़ाम, हमारा इकोनॉमिक निज़ाम और हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री, और इस्लामिक तो दूर की बात रही, हम तो उसको सर्वाइव कर जाए तो फिर बड़ी बात है। ये तो एक इतने बड़े शिकंजे में हमने अपने आप को दे दिया कि बस मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। ये आप मेरी जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं मेरी फीलिंग्स का, कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इन चीज़ों से। बाकी इमाद भाई, आपने जो आगे जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक है, कि हम अपने तौर के ऊपर हमें एफर्ट्स करनी है और वो करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी वक्फ की हुई इस काम के लिए, वो तो जिस फोरम पे भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिलता है वो करनी है। बाकी रिसर्च के हवाले से जो आपने बात की, भी अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ठीक है। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस पे काम करने के लिए, वो तैयार होते हैं, तो मैं उनको असाइनमेंट्स दे सकता हूँ। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ी बीच में तो कोई फाइनेंशियल का भी बीच में देख लेंगे। बाकी ठीक है इंशाल्लाह। हम तो देखें इनफरादी तौर के ऊपर तो हमने जिहाद को जो है तर्क नहीं करना, वो हमारे पर फर्ज है। जहां तक हमारी कैपेसिटी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पूरी इकोनॉमी को चेंज करने के बाद डेफिनेटली फिर वही बात आ गई कि वो हुकूमतों की है, तो उसके लिए हम जो है कि हमारा फर्ज यही है कि जहां तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सके हम पहुंचाएं। उसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो अल्लाह और रसूल के साथ वो जंग वो खुद ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। मजीद कोई अगर किसी का सवाल हो तो काइंडली कर लीजिए, रिमाइंड अप। हाँ, एक आखिरी कमेंट था डॉक्टर साहब कि जी ठीक है पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो एलीट है, जिसमें आपने बताया है कि मतलब फ्यूडल सिस्टम है इसमें, और वो लोग जो टॉप 1% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जो 2 लाख से ज्यादा बना रहे हैं, वो सिर्फ 1% है पाकिस्तान में। मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो है सिर्फ 8% है। बाकी 91% जो 50,000 से कम बना रहे हैं महीने के, वो है तकरीबन 91% पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अमीर गरीब का जो फर्क है, ये तो उस वक्त ही पैदा होता है ना, जब ज़कात सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो रही या टैक्स सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो रहा। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो टॉप के ऊपर है ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाहें पूरी दें और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, चाहे वो सेल्स टैक्स है या फिर ड्यूटीज हैं या फिर इनकम टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है। मैंने बहुत सारी यहाँ एग्जांपल देखी हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनका 2 लाख बनता है, लेकिन उन्होंने पैसे दे के अपना जो टैक्स जो है वो 50,000 कर लिया है या 8,000 कर लिया है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये इस तरह की लीकेज हो रही है।
तो IMF के तो गुलाम हम उस वक्त हुए हैं ना जब हमारे जो पैसे वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, ना वो पूरी ज़कात दे रहे हैं, ना वो पूरा टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जरा काम को क्लोज करूंगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद भाई। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा ज़कात सिस्टम और टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जिस तरह पहले के साथी ने बात की थी कि टैक्स रिटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको फाइल करने के लिए भी जो है लोगों को एक दूसरे की तरफ भागना पड़ता है। अगर उसको उसके ऊपर इतनी दफ़ा सजेशन हम दे चुके हैं FPR को कि इसको इतना इजी कर दीजिए कि हर बंदा अपने घर बैठे, अब तो हर चीज़ मोबाइल पे आ गई है, बस एक मोबाइल पे अपना फॉर्म खोलें और अपनी फिगर डालें और सबमिट करें, बात खत्म हो जाए। लेकिन नहीं जी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको कि जब तक उसके लिए एक्सपर्ट ना हो। अब वो यहाँ पे बाकायदा ये बिलीव के प्रोफेशन बन चुका हुआ है। लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने के पैसे लेते हैं, तो अब वो लोग इससे पैसे कमाना शुरू हो गए। तो उनका काम ही है कि लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना। हालांकि ये तो इतना आसान होना चाहिए था कि हर बंदा अपनी रिटर्न खुद फाइल करे। यानी एक तरफ हम पहले पूरा साल गवर्नमेंट को टैक्स दें, फिर ईयर एंड के ऊपर फिर किसी बंदे को जाके 10-15-20 हज़ार रुपए दें या मेरी रिटर्न फाइल कर दो। बस यहाँ अजीबोगरीब सिस्टम्स हैं। तो जब तक ये सारी रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी, और ज़कात की जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ज़कात के ऊपर मुझे इस डिस्कशन के दौरान भी मुझे याद आ गया था कि इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि यहाँ पे ज़कात के पैसे का जो मिसयूज हुआ है पाकिस्तान में मिनिस्ट्रीज की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर खास तौर के ऊपर जाके आप हैरान हो जाएंगे सुन के, अगर मैं नेक्स्ट किसी टाइम आपको डेटा शेयर करूं आपके साथ कि ज़कात अगर कलेक्ट हुई भी है तो उसका किस तरह मिसयूज किया गया, लोगों तक पहुंचाई ही नहीं गई। और ज़कात जो है वो लोग जो इंफरादी तौर के ऊपर खुद दे रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है बजाय इसके कि वो जो गवर्नमेंट सोर्स के जरिए लोग देने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक टैक्स कलेक्शन सिस्टम और ये ज़कात वाला सिस्टम, ये जब तक इसको रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, इसको बेहतर नहीं बनाया जाएगा, इस सिस्टम को लोगों को इजी एक्सेस में नहीं लाया जाएगा, उस वक्त तक हमारा रेवेन्यू गवर्नमेंट का नहीं बढ़ेगा। और IMF की जहां तक बात आ रही है, IMF का ताल्लुक पॉलिसीज के हवाले से ज्यादा होता है, अमाउंट के हवाले से ज्यादा नहीं है। अभी भी देखिए जो पैकेज गवर्नमेंट ने टोटल IMF से लिया है गालिबन $6 अरब का, तो $6 अरब या $8 अरब गालिबन, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आजकल थोड़ी मिक्स कर रहा हूँ चीज। तो वो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं थी। इतनी अमाउंट तो जिस तरह मैंने वो तैयब अर्दगान की मिसाल तुर्की की दी है, तो अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो, अवाम सिंसियर हो, तो हम इतने डॉलर तो अपने पाकिस्तान से जनरेट कर सकते हैं। लोगों की अलमारियों में अरबों डॉलर भरे पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और बरामद भी हुए हैं कुछ लोगों घरों से, यानी ये भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है पाकिस्तान में। तो अगर हम सिंसियर हों अपने मुल्क के साथ, हम अवाम भी सिंसियर हों, हुकूमत भी सिंसियर हो, तो इतने इतने बिलियन डॉलर तो हम लोगों घरों से निकाल सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लोगों को उसके लिए अट्रैक्शन देना पड़ती हैं, बेनिफिट्स देना पड़ते हैं, वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे तो टैक्स पेयर जो हैं वो हर वक्त रोना रोते हैं कि भाई हम टैक्स देते हैं, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट देती क्या है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता यहाँ पे उस टैक्स के अगेंस्ट जो जो लोगों से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड है जो चार्ज किया जाता है। यानी वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बेनिफिट हमें मिलेगा, वो तो कुछ नहीं मिल रहा होता उन्हें। लिहाजा यहाँ के पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, इसकी रिफॉर्म की जरूरत है। ये 9:30 हो रहे हैं जी पाकिस्तान में, इसको अगर कंक्लूड करना हाँ हो, जी अगर कोई और सवाल हो तो काइंडली। खालिद साहब आप अनम्यूट थे कुछ देर पहले, आपका कोई सवाल था? खालिद हसन साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी आ रही है। जी, मैं जो मौजूद जो शुरू हुआ था इस्लामिक बैंकिंग से शुरू हुआ था, और ये दूसरी तरफ टैक्सेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, उससे रिलेटेड मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। वो ये है कि जो कुरून उला में, यानी मुसलमानों के इब्तदाई दौर में बैंकिंग सिस्टम या उस तरह की कोई फैसिलिटी या कोई इंतजाम कोई जो हमें नजर आता है, अगर है तो वो क्या है? जज़ाकल्लाह। जी खालिद भाई शुक्रिया। असल में मैंने इसीलिए कहा था कि ये मौजू तो
इतना बड़ा है कि इसके ऊपर तो हो सकती है। असल में वो दरिया को कुएं बंद करने की कोशिश करते हैं एक नशिस्त में। तो आपके सवाल का अभी तो मैं मुख्तसर तरीन जवाब दे देता हूँ, बाकी वो मैंने वादा किया हुआ है कि अगर आप कहेंगे तो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर स्पेसिफिकली मैं एक नशिस्त पूरी करूंगा। तो मुख्तसर तरीन में आपको जवाब ये दे दूं कि बिल्कुल जी, बैंक तो देखिए सिर्फ एक लफ्ज है, असल तो है बैंक के आपको सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है। तो जो भी वो सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो समझ लीजिए बैंक है। बैंक के जिस तरह हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये नाम है, तो बैंक भी एक नाम है। तो देखना ये होता है कि वहां पे होता क्या है, सर्विसेज क्या है। बैंक एक्चुअली दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, या आपके पैसे की सिक्योरिटी और आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट देता है। तो ये दोनों चीजें जो है ये तो दुनिया में अजल से चलती चली आ रही हैं। लोग एक दूसरे के अमानतें भी एक दूसरे के पास रखवाते रहे सिक्योरिटी के लिए, और एक दूसरे के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करते रहे बिजनेस पर्पजेस के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किए। आपका तो टाइटल ही अमीन था, अमानतदार था, और आप बिजनेस भी करते रहे। फिर उसके बाद और सहाबा कराम से भी ये रवायत हमें मिलती है। फिर उसके बाद आगे जितने भी खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद एक लंबी तारीख है। तो नाम इसका बैंक हो या ना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। देखना यह है कि ये दो सर्विसेज किस किस तरह से प्रोवाइड की गई, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी। आज भी बैंक ये दोनों सर्विसेज आपको दे रहा है, और पहले अगर ये दोनों सर्विसेज जो भी आपको देता था उसका नाम जो भी था, तो समझ लीजिए कि बैंक ही था। तो यह है मुख्तसर तरीन जवाब। बाकी अगर इंशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग वाले उस पर हम चलेंगे तो वहां मैं डिटेल्ड आपको बताऊंगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह अंसारी साहब, आपने बहुत ही मुफस्सल और इनलाइटनिंग सेशन आज कंडक्ट किया। काफ़ी क्लैरिटी आई हमें, और जैसा आप कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में कुछ अर्से बाद जब आप सेहतयाब हो जाए मुकम्मल, तो एक मजीद सेशन भी हम कर लेंगे। काफ़ी साथियों के जहन में अभी भी ये है कि ये एक ही चीज़ के दो नाम है, इस्लामिक और जो है कन्वेंशनल बैंकिंग। तो इस पर मजीद क्लैरिटी की हमें यकीनन ज़रूरत है। तो इस पे हम आज का सेशन फिर कंक्लूड करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश आज की है कि खराबी सेहत के बावजूद पूरा अपना हक अदा करूं। अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूं। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।